बिनाई इतनी कमजोर है कि उन्होंने मूंछों वाले बांदर को शेर करार देकर अपने फेफड़े फाड़े हुए हैं। उन्हें यह नहीं पता कि वहां पर जो बैठा है वो शेर नहीं है, वो मूंछों वाला बांदर है। और वो 16वें ग्रेड की लूमड़ी जो बैठी है उसके पीछे जो है वो अपना फेफड़े जो है उसका हलकान न करे। और इनको शर्म आनी चाहिए कि वो राना सनाउल्लाह की जो है वो कासालेसी करने के लिए बर्बाद कर रहे हैं। अब राना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इंसान को कहते हैं कि जो भी लफ्ज़ बोलने चाहिए वो सोच समझ के और तोल मोल के बोलने चाहिए, क्योंकि ये अल्फाज ही होते हैं जो इंसान के लिए आगे चल के कई मुश्किलात को जन्म देते हैं। जिस तरह इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, यानी ये लॉन्ग मार्च का ऐलान इतनी उजलत में किया गया और इसके लिए ना तो कोई प्लानिंग की गई और ना ही कोई डिस्कशन किया गया। और इमरान खान ने अरशद शरीफ शहीद की शहादत का इशू उसको यानी एक बर्निंग इशू समझ के और इस मौके पर उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। हत्ता कि अरशद शरीफ का जो इशू था वो पीटीआई का इशू नहीं था, वो इशू इस मुल्क का था, वो इस कौम का नुकसान था, इस मुल्क का नुकसान था कि ये मुल्क, ये कौम एक अजीम और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से महरूम हुई। ताहम इसको इमरान खान ने अपना ज़ाती इशू समझ लिया और ज़ाती इशू समझते हुए इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। चलो, ऐलान तो किया सो किया, लूला लंगड़ा अपहाज लॉन्ग मार्च चलता रहा, रेंगता रहा, क्योंकि अवाम ने लॉन्ग मार्च को टोटली मुस्तरद कर दिया। यानी इस कदर मुस्तरद कर दिया कि अब लॉन्ग मार्च में पार्टिसिपेशन के लिए इमरान खान को वजीर आला को कहना पड़ता था कि और कोई नहीं तो सरकारी मुलाजमीन ही ले आए जो हमारे इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। तो बहरहाल लॉन्ग मार्च नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च भी विदाउट एनी प्लानिंग किया गया था। और उसके बाद फिर जब रावलपिंडी का ऐलान किया गया, यानी रावलपिंडी के ऐलान के वक्त ये समझा जा रहा था कि इमरान खान पता नहीं क्या से क्या कर देंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं आपको यहीं पर ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान की गलतियाँ इक़्तिदार से अलग होने से पहले ही इमरान खान ने गलतियाँ शुरू कर दी। जिस तरह पहली गलती साइफर के हवाले से उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया और जिस तरह का बयानिया तश्कील दिया, वो इमरान खान को उसने बहुत नुकसान पहुंचाया, न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी। उसके बाद उसने इमरान खान ने इस्लामी टच देने की कोशिश की और मतलब इमरान खान ने बहुत भयानक किस्म की गलतियां करते 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 फिर आखिरी गलती जो उन्होंने रावलपिंडी में की 16 नवंबर को, मेरे ख्याल में 16 नवंबर था शायद, 26 नवंबर था शायद। तो बहरहाल वो गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी अपना सूबाई असम्बलियों के तहलील के हवाले से। यानी इसके हवाले से इमरान खान ने किसी से कोई मुशावरत नहीं की थी, ना अपनी पार्टी के साथ कोई मुशावरत की थी, ना पार्टी रहनुमाओं से कोई मुशावरत की थी, ना तो कोर कमेटी से कोई मुशावरत की थी, ना ही उन सूबों के वज़राए आला से कोई मुशावरत की थी। हद ये है कि जब इमरान खान ने इस चीज़ का ऐलान किया तो सब इमरान खान का मुंह तकते रह गए कि ये इमरान खान ने क्या कर दिया है। ये ऐलान नहीं था, ये इमरान खान का एक बहुत बड़ा खुद पर खुद का शमला था और इमरान खान ने यहीं पर ही पीटीआई को बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद जब यही इमरान खान वापस आते हैं लाहौर, तो फिर मुशावरत शुरू करते हैं कि जब क्या किया जाए। अब उसमें जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो वज़राए आला थे वो किसी सूरत असेंबलियाँ तहलील करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि नाज़रीन एक चीज़ आप हमेशा जहन में रखें कि जब बजट मंजूर होता है तो बजट की एलोकेशन के मुख्तलिफ क्वार्टर्स होते हैं। अब जाहिर है कि जब एक वज़ीर आला की ये कोशिश होती है कि जब सेकंड क्वार्टर जो रिलीज़ हो, सेकंड क्वार्टर रिलीज़ होने वाला था, तो सेकंड क्वार्टर का रिलीज़ होना वज़राए आला के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि उस क्वार्टर में वज़राए आला अपने जो अरकान असेंबली होते हैं, न सिर्फ उनके बल्कि अपने सूबे के लिए तरक्याती मंसूबे प्लान करते हैं, उनके अखराजात का मामला होता है। फिर जो अरकान असेंबली होते हैं उनके जो तरक्याती मंसूबे होते हैं वो होते हैं, और उसके अलावा जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो मंसूबे होते हैं उन पर मुशावरत की जाती है और वो रकम जो क्वार्टर में उसमें मिलनी होती है
वो रकम कैसे खर्च करनी होती है। तो बहरहाल इमरान खान ज़ाहिर दोनों वज़राए आला असेंबली तहलील करने के लिए तैयार नहीं थे और इमरान खान उन पर मुसलसल दबाव डालता रहा। एक मरला ऐसा आया कि खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान को बरमला कह दिया कि जब तक पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी हम असेंबली तहलील नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे परवेज इलाही और परवेज खटक के दरमियान जो मुशावरत या जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें यह तय हुआ था कि किसी भी तरीके से असेंबलियों की तहलील के मामले को तूल देनी है, उसको लिंगर ऑन करना है, अलबत्ता असेंबलियां तहलील नहीं करनी है। ताहम जो है वो चौधरी परवेज इलाही ने उसी वक्त ही कह दिया था कि मार्च और अप्रैल से पहले असेंबलियां तहलील नहीं हो सकती। ताहम उसके बाद आपने देखा कि परवेज इलाही ने तरक्याती मंसूबों की एक लाइन लगा दी, यानी गुजरात और अपने जो भी इनके हल्के थे, अजला थे, वहां रगड़ दिया इन्होंने। यहाँ तक कि जो इनके अपने बंदे थे उनको भी, और जो का अपना पीटीआई के जो मुनहरिफ अराकीन परवेज इलाही से मिले हुए थे अंदरूनी तौर पे, उनके मंसूबे भी शामिल थे, जिनकी मैं तमाम तर तफसीलात मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पहले ही आपकी खिदमत में गोशगुजार कर चुका हूँ। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि इमरान खान और परवेज इलाही को आने वाला वक्त दिखाई देने लगा है, यानी आज का सूरज जब तुलू गुरूब होगा तो कल का जो सूरज तुलू होगा उसके बाद क्या होने वाला है वो उनको अभी से नज़र आना शुरू हो गया है। वैसे ये नज़र तो परवेज इलाही को बहुत पहले से आना शुरू हो गया था, इसीलिए उन्होंने इमरान खान को बरमला कहा था कि अगर असेंबलियां तहलील कर दी गई तो आपका अंजाम जेल होगा, फिर आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। इस वक्त आप पंजाब में आपकी हुकूमत है, आपकी महफूज पनाहगाह है और आप महफूज बैठे हुए हैं, लेकिन आपने अगर असेंबली तोड़ने की गलती की तो फिर हम आपको नहीं बचाएंगे। तो बहरहाल उसके बाद इमरान खान का भी किसी हद तक माइंड चेंज हुआ, लेकिन फेस सेविंग इमरान खान को नहीं मिल रही थी और उसके बाद मामलात बढ़ते गए और इंतहा तक पहुंचे। और जिस तरह मैंने कहा कि परवेज इलाही को चंद रोज पहले ही इस चीज़ का इल्म हो चुका था कि असेंबली जा रही है, उनकी हुकूमत जा रही है, इसलिए उनको पता था कि मोनिस इलाही को सबसे ज़्यादा और सबसे ख़तरनाक किस्म का रंधा फिरेगा, उसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रगड़ा लगेगा और फिर ऐसा ना हो कि जो है वो शहबाज गिल की तरह उन्हें भी अदाकारियाँ करनी पड़ें। तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने बच्चों को उस वक्त तक जो महफूज थे उनको इन्होंने भिजवा दिया बाहर, और उसके बाद जो बाकी इनकी फैमिली के मेंबर्स रह गए उसको जो है वो नो फ्लाई लिस्ट में यानी स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अब वो पाकिस्तान से बाहर इनकी तमाम फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो नहीं जा सकते। इन फैमिली के मेंबर्स की जो फहरिस्त है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। तो नाजरीन, अब चौधरी परवेज इलाही फंस गए। अब कल जब जाहिर है कि हाई कोर्ट के सामने जब ये मैटर सामने आएगा और हुकूमत ने इसके हवाले से एक स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी है और गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह समेत 3 वज़रा ने जिस तरह पंजाब असेंबली में एंट्री दी, उसके बाद इमरान खान और परवेज इलाही की कांपें टांगने लगीं, और न सिर्फ कांपें टांगने लगीं बल्कि पता नहीं उनका हशर नशर हो गया। और मतलब ये कंडीशन था कि मेरे ख्याल में कि जमान पार्क में एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया कि ये क्या किस तरह कैसे हुआ। क्योंकि नाजरीन, कल के इजलास में जहाँ ये सब कुछ चल रहा था वहाँ ये भी था कि परवेज इलाही को ये बता दिया गया था कि इस वक्त जो है वो तकरीबन अराकीन असेंबली जो मौजूद हैं उनकी तादाद 174 है, यानी इनको जो रिक्वायर्ड जो तादाद है और वो होती है 186, लेकिन कल असेंबली में जो तादाद मौजूद थी वो थी 174। तो इसके अलावा जो है वो इनमें 7 अराकीन असेंबली वो हैं पीटीआई के जो इस वक्त बैरून मुल्क गए हुए हैं, जबकि इनमें से जाहिर है कि इनको अपना इसका जो एक इनका रुकन असेंबली है वो मुस्ताफ़ी हो चुका है, और जाहिर है कि दोस्त मज़ारी यकीनन इनको वोट कभी नहीं देगा, और मोमिना वहीद ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि वो परवेज इलाही को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देगी। तो यकीनन अगर इनके पास 188 इसके पास हैं, अगर इनके पास 188 की फिगर है तो फिर इस सूरत हाल में अगर ये 10 अराकीन निकाल दिए जाते हैं तो फिर बनते हैं 178। ताहम इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि इन अराकीन असेंबली समेत पीटीआई और काफ लीग के मजमूई तौर पर 25 से 30 अराकीन असेंबली ऐसे हैं
जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दिन या तो नहीं होंगे या तो बैरून मुल्क होंगे, मतलब उनका यहाँ मौजूद या दस्तयाब नहीं होंगे इनकी खिदमत के लिए। नाज़रीन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं इस वक्त आपको एक बार फिर पार्टी पोजीशन से आगाह करता हूँ कि इस वक्त पंजाब असम्बली में जो है वो पीटीआई के 178 हैं और काफ लीग के 10 यानी 188। इनकी हुकूमत सिर्फ 2 वोटों पर टिकी हुई यानी 186 रिक्वायर्ड होते हैं हुकूमत बनाने के लिए। इसी तरह जो है वो अपना PMLN के 167 है और पीपल्स पार्टी के 7 हैं और राह हक पार्टी का 1 है और इंडिपेंडेंट 5 हैं, यानी टोटल इनकी तादाद 180 बनती है। ताहम इनका दावा है कि इनका एक रुकन असेंबली जो बाहर था या जो इनसे रूठ गया था वो वापस आ रहा है, तो उसके बाद इनकी तादाद हो जाएगी 180। तो नाजरीन, इसमें अगर जो है वो अरकान असेंबली नहीं आते और यकीनन जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि अगर अदालत ने दामाद को छोड़कर आइन को देखते हुए जो है उस केस का फैसला सुनाया या इस केस को अपना देखा दामाद को छोड़ के, तो फिर पोजीशन बहुत 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 ज़्यादा क्लियर है और ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 130 है, 130 के सब सेक्शन 7 है, उसमें कह रहे हैं कि द चीफ मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द गवर्नर बट द गवर्नर शैल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर्स अंडर दिस अपना क्लॉज unless he satisfied that the chief minister does not command the confidence of the majority of members of the provincial assembly, in which case he shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from the assembly। ठीक है नाज़रीन, और ये है अपना आइन जो हमारा बिल्कुल पोजीशन है, आइन में जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर है। और गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर ने आइन के आर्टिकल अपना 130 के सब सेक्शन 7 के तहत ही वजीर आला को कहा है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि वजीर आला सेटिस्फाइड हैं कि परवेज इलाही के पास मेजॉरिटी नहीं है, परवेज इलाही अपनी अक्सरियत खो बैठा है और परवेज इलाही के पास अब और कोई रास्ता नहीं है। तो यकीनन अब परवेज इलाही को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। अदालत कितना भी उनको रिलीफ फराहम करने की कोशिश करे, उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना ही पड़ेगा। तो नाजरीन, अगर अदालत जो है वो दामाद को छोड़कर आइन को देखते हुए फैसला करती है तो फिर फैसला कल ही हो जाना है। और अगर ठीक है, अगर अदालत जो अपना डीसी अपना किया है, इसको वजीर आला को जो डीसी किया है उसका अगर नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दे और वजीर आला को फिर भी कहेगी कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, क्योंकि गवर्नर सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसलिए नाज़रीन अब इनको अपना अंजाम नजर आ गया है और अब ये देख रहे हैं कि इनके पास अक्सरियत नहीं रही और जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप टोटली इनसे अलग हो चुका है, चीना ग्रुप इनसे अलग हो चुका है और अब पीटीआई का जिस तरह मैंने कहा कि वहां शिराजा बिखर चुका है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कर दिए हैं, यानी काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए हैं और उन्हें 17 जनवरी को अपना इलेक्शन कमीशन में पेश होने का हुक्म दिया है। ताहम अगर वो 50,000 रुपए के मुचलके जमा नहीं करवाते और अपनी जमानत नहीं करवाते तो फिर हुक्म ये है कि इनको गिरफ्तार करके भी पेश किया जाए। तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में ये एक केस नहीं है, मुख्तलिफ केसेस हैं जो इनको एक किया गया है। तो इस हवाले से इमरान खान के लिए सूरत हाल इलेक्शन कमीशन में दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। वो अलग मामला है कि इस वक्त अदलिया में अब भी इमरान खान के लिए एक भरपूर सॉफ्ट कार्नर मौजूद है। जिस तरह गुज़िश्ता रोज सेशन अपना एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस में अपना मजाक उड़वाया और पूरी पाकिस्तान में इसका मजाक उड़ा कि न तो जो है वो अपना मुल्जिम था, ना मुल्जिम के वकला थे, ना कोई इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी, ना तो कोई वकालतनामा था, ना कुछ था और जज था कि जो है वो अब मैं क्या बोलूं, तौहीन अदालत का डर लगता है क्योंकि ये बड़े लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते, हम जैसे गरीबों पर इनकी बंदूक की गोली सीधी आती है। तो इसलिए जज साहब जो है वो उन्होंने केस की समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
तो बहरहाल अब क्या कह सकते हैं, मालिक हैं, मालिकों की मर्जी है, इनको कोई नहीं रोक सकता। और अदालतों में आज भी एक साफ्ट कानून मौजूद है, किसी भी सतह पर आप जाएं, आपको इमरान खान के लोगों को रिलीफ मिलेगा। यानी आजम सवाती जिसने बाकायदा अपने मोबाइल से ट्वीट किए, उसने अदालत में कहा कि जी मैंने तो ट्वीट किए ही नहीं है, और उसको जमानत दे दी गई। और बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, अदलिया है, ज़्यादा बोलते हैं तो फिर डर लगता है, सच बोलते हैं तो डर लगता है, खौफ होता है, क्योंकि ये इनको होली काव यानी किसी ज़माने में मुकद्दस गाय बोला जाता था, तो हमारे लिए अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट मुकद्दस गाय है। बहरहाल अब इस्टेब्लिशमेंट को तो अपना पता चल गया है, अब वो उससे निकल आई है, लेकिन अदलिया अब भी होली काव बनी हुई है। अदलिया को चाहिए कि अब वो कम से कम थोड़ा सा वापसी का रास्ता अख्तियार करे, ताकि लोगों को मसावी इंसाफ फराहम किया जा सके। इसी के साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।